आतंकवादियों की पनाहगाह बन चुके पाकिस्तान को उसी के पाले हुए आतंकियों ने एक बार फिर तगड़ी चोट पहुंचाई। पेशावर की एक मस्जिद में फिदायीन हमला हुआ, जिसमें 35 लोग मारे गए, जबकि 150 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकिस्तान मीडिया की माने तो फिदायीन हमला पुलिस लाइन के पास मौजूद एक मस्जिद में उस वक्त हुआ जब लोग दोपहर की नमाज की तैयारी कर रहे थे। पेशावर में अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है। मस्जिद के अंदर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 50 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है और धमाके की नौयत भी मालूम की जा रही है। 1:40 पर हुए इस धमाके से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मस्जिद का अगला हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया, जबकि मस्जिद के अंदर की छत और दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस लाइन के ठीक पास होने के कारण हमले के फौरन बाद पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जख्मी लोगों को पास में ही मौजूद लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंचाने लगे। पाकिस्तान मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और उसने खुद को उड़ा लिया। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि पुलिस लाइन जैसी सुरक्षित जगह पर फिदायीन हमला हुआ कैसे? क्योंकि पेशावर की पुलिस लाइन में सुरक्षा के भारी बंदोबस्त रहते हैं। रेड जोन वाले इस इलाके में आने वाले लोगों को सिक्योरिटी चेक से होकर गुजरना पड़ता है। यही नहीं, इस इलाके में आने वाले हर शख्स को अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होता है, क्योंकि सिर्फ पुलिस लाइन ही नहीं बल्कि इस इलाके में सचिवालय और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का दफ्तर भी है, जहां आला अधिकारी बैठते हैं। पाकिस्तान के जियो न्यूज के मुताबिक तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस इलाके में टीटीपी का खासा दबदबा है और पिछले दिनों इसी संगठन ने यहां हमले की धमकी भी दी थी। पाकिस्तान की मुश्किल सिर्फ आतंकी ही नहीं बल्कि आसमान छूती महंगाई भी है। आटे की किल्लत के बाद पाकिस्तान की जनता को शहबाज शरीफ सरकार ने एक और जोर का झटका दिया। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 250 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 263 रुपए प्रति लीटर हो गई। यही नहीं, केरोसिन तेल की कीमत 190 रुपए लीटर तक जा पहुंची। लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद में कई पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। कई जगहों पर पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग गई। जियो न्यूज की खबर के मुताबिक गुजरांवाला के सिर्फ 20% पेट्रोल पंपों पर ही पेट्रोल बचा है। वहीं रहीम यार खान, बहावलपुर और सियालकोट में भी पेट्रोल और डीजल की भारी कमी हो गई है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार गिरता जा रहा है और उसके पास सिर्फ 3 हफ्तों के आयात का पैसा बचा है। ऐसे में अगर IMF की ओर से बेल आउट पैकेज मिलने में देरी हुई तो पाकिस्तान का हाल श्रीलंका की तरह हो जाएगा। जून 2022 में श्रीलंका में भी इसी तरह से पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगनी शुरू हुई थी और विद्रोह भड़क गया था। ऐसे में जानकारों की माने तो पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और आटा संकट के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से लोगों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच सकता है। वैसे पाकिस्तान की सरकार के सामने आगे कुआं है और पीछे खाई। पाकिस्तान को IMF से आर्थिक मदद की सख्त दरकार है, लेकिन IMF उसकी मदद तभी करेगा जब पाकिस्तान उसकी शर्तें मानेगा, जिनमें से एक शर्त है टैक्स में बढ़ोतरी करना। लिहाजा पाकिस्तान की सरकार ने IMF से कर्ज लेने के लिए नए टैक्सों के जरिए 200 अरब रुपए के राजस्व जुटाने वाला एक मसौदा तैयार किया है। इसके अलावा IMF को खुश करने के लिए पाकिस्तान की सरकार बिजली सब्सिडी बंद करने, निर्यात के लिए कच्चे माल पर सेल्स टैक्स लगाने, बिजली और गैस की टैरिफ बढ़ाने और पेट्रोल डीजल पर भी सेल्स टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। इसमें दो राय नहीं कि कीमतों में इजाफा और टैक्सेस बढ़ाकर पाकिस्तान की हुकूमत IMF से लोन लेने में कामयाब हो सकती है। लेकिन क्या जनता पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को हजम कर पाएगी? शायद नहीं। दिल्ली NCR में हुई बारिश ने एक बार फिर ठंड बढ़ा दी है। रात भर हुई बारिश के बाद दिल्ली के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। कई इलाकों में तेज बारिश से जल भराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने बारिश और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। ठंड और कोहरे के बीच आज सुबह 3 स्कूल बसें आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बसें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और स्कूली बच्चों को खिड़कियों से कूदकर बाहर निकलना पड़ा। जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक क्लब के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। इलाके में दहशत फैलाने की नीयत से गैंग ने कई राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। घटना का CCTV वीडियो सामने आने के बाद पुलिस तलाश में जुट गई है। फिल्म पठान की सफलता के बावजूद कई जगह फिल्म का विरोध जारी है। महाराष्ट्र के ठाणे इलाके में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थिएटर के बाहर तोड़फोड़ की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है।
स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद रामचरितमानस को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़कों पर आ गया है। लखनऊ में कुछ लोगों ने इस धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाकर विरोध जताया, क्योंकि उन्हें इसकी कुछ पंक्तियों पर ऐतराज है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने रामचरितमानस के उस हिस्से की कॉपी जलाई है जिसमें दलितों, पिछड़ों और महिलाओं का अपमान किया गया है। हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी और देश की समस्त नारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां लिखी गई हैं, उनको हटाने की मांग हमने किया है। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के बैनर लगाकर हुआ ये प्रदर्शन वृंदावन योजना में किया गया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन भी किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। हम सब 85% लोग इन बातों का समर्थन करते हैं। रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने के मामले में पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन लोगों पर माहौल बिगाड़ने, धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत कई आरोप लगाए गए हैं। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले लोगों की जुबान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम था। एफआईआर में भी वो आरोपी बनाए गए। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी धर्म ग्रंथ को नहीं जलाया गया, बल्कि आपत्तिजनक हिस्से की प्रतियां जलाई गई जो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। कहीं कोई ग्रंथ नहीं जलाया जा रहा है। हाँ, उस आपत्तिजनक टिप्पणी की प्रति दफ्ती में जरूर जलाई जा रही है, इसलिए इसको धर्म ग्रंथ से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने धार्मिक भावना भड़काने के आरोपों पर भी पलटवार किया। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे महिलाओं का अपमान धार्मिक भावना है, आदिवासियों का अपमान धार्मिक भावना है, दलितों का अपमान धार्मिक भावना है, पिछड़ों का अपमान धार्मिक भावना है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि बीजेपी दलितों और पिछड़ों का अधिकार खत्म करना चाहती है। उन्होंने खुद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वालों पर भी जवाबी हमला बोला। जिन लोगों ने सिर काटने की बात कही, जुबान काटने की बात कही, कान काटने की बात कही, नाक काटने की बात कही, सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलकर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाने के बाद अखिलेश ने विवादित चौपाइयों का मुद्दा विधानसभा में उठाने की बात कही। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। अखिलेश ने कहा कि वो विधानसभा में सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल करेंगे। मैं ये कहूँगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। इस दौरान उन्होंने ये आरोप दोहराया कि शूद्र होने के कारण बीजेपी और आरएसएस ने उन्हें मंदिर जाने से रोका। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूँ कि मैं शूद्र हूँ कि नहीं हूँ। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहाँ गुंडागर्दी नहीं की? वहीं अखिलेश के आरोपों का जवाब देने में बीजेपी ने देर नहीं की। राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों पर कार्रवाई को सही ठहराया और कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, हर स्थिति में कानून का राज और मजबूत होगा। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं शूद्र हूँ, मैं इस बात को जो है सदन में भी कहूँगा। ये तो भाई से भाई को लड़ाने का प्रयास नहीं होता। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की असफल कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है, जो सामाजिक समरसता है, एकता है, जो एक अच्छा वातावरण है, उसको खराब करने की समाजवादी पार्टी की असफल कोशिश है। उन्होंने खुद को शूद्र कहने के अखिलेश के बयान को नौटंकी करार दिया और कहा कि वो बचकानी राजनीति कर रहे हैं। और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ही नहीं, योगी सरकार के कई मंत्री और बीजेपी नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी को घेरा और आरोप लगाया कि सारा विवाद वोट के लिए खड़ा किया गया। इस दौरान कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने तो ये भी आरोप लगा दिया कि अखिलेश यादव कट्टरपंथियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। इस्लामिक कट्टरपंथियों के एजेंट के रूप में अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य काम कर रहे हैं कि हिंदुओं में विभाजन हो। वहीं योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद ने समाजवादी पार्टी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उनकी बड़ी छोटी मानसिकता है, ये वोटों के लिए जनता कभी भी इसको नहीं बर्दाश्त करेगी। पूरे मामले पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान भी सामने आया। उन्होंने रामचरितमानस के अपमान को दलितों और पिछड़ों के अपमान से जोड़ दिया। राम का, रामायण का, रामचरितमानस का अपमान
यह अनुसूचित समाज का, जनजातीय समाज का, ओबीसी समाज का भी बहुत बड़ा अपमान है। रामचरितमानस से जुड़े विवाद में आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती की भी एंट्री हुई। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट करके आरोप लगाया कि रामचरितमानस की आड़ में समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी की प्रतिक्रियाओं के बावजूद एसपी नेतृत्व की चुप्पी से साफ है कि इसमें दोनों पार्टियों की मिलीभगत है ताकि आगामी चुनावों को जनता के ज्वलंत मुद्दों के बजाय हिंदू मुस्लिम उन्माद पर पोलराइज किया जा सके। मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिली हुई है। उन्होंने लिखा कि विधानसभा के हुए पिछले आम चुनाव को भी एसपी बीजेपी ने साजिश के तहत मिलीभगत करके धार्मिक उन्माद के जरिए घोर सांप्रदायिक बनाकर एक दूसरे के पूरक के रूप में काम किया, जिससे ही बीजेपी दोबारा से यहां सत्ता में आ गई। उन्होंने लोगों को ऐसी राजनीति से बचने की भी सलाह दी। वहीं अवैध धर्मांतरण पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने चेतावनी दी कि धर्मांतरण कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। मशहूर गायक कैलाश खेर पर हमले की कोशिश की गई। कर्नाटक में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान कैलाश खेर पर हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक कन्नड़ा गीत ना गाने को लेकर नाराज दर्शक ने उन पर बोतल फेंकी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। उत्तर भारत में ठंड और कोहरा फिर जानलेवा साबित होने लगा है। यूपी के जौनपुर में घने कोहरे के कारण 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में कई लोग जख्मी हो गए, जिनमें से फिलहाल 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 145 दिन बाद आज श्रीनगर में खत्म हो गई। इस दौरान भारी बर्फबारी के बीच शेर कश्मीर स्टेडियम में विपक्षी एकता का भी प्रदर्शन हुआ और कई विपक्षी नेता राहुल के साथ दिखाई दिए। चारों तरफ बर्फबारी, देखिए बर्फ के बीच मंच में राहुल गांधी खड़े हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, तमाम नेता आपको मंच में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मौसम काफी खराब था, तेज बर्फबारी हो रही थी, फिर भी लोगों के जोश में कोई कमी नहीं थी। कड़ाके की ठंड के बीच भी विपक्ष के नेताओं के साथ बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम में डटे थे। 145 दिन की यात्रा के समापन समारोह में पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल का सम्मान किया। इस दौरान राहुल गांधी कश्मीरी पोशाक और कैप लगाए हुए दिखे। राहुल गांधी ने समापन समारोह के दौरान शेर कश्मीर स्टेडियम में करीब 35 मिनट लंबा भाषण दिया। इस दौरान उनके निशाने पर पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी थे। राहुल ने कहा कि कश्मीरियों और फौजियों की तरह मैंने अपनों को खोने का दर्द सहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता डरते हैं। हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता। कश्मीर के लोग इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। राहुल ने कहा कि उन्हें कश्मीर में पैदल यात्रा न करने की सलाह दी गई। डर दिखाया गया, लेकिन यहाँ के लोगों ने उन्हें बेशुमार प्यार दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। और राहुल से पहले बर्फबारी के बीच प्रियंका गांधी ने भी भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की और कहा कि हर जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया, क्योंकि देश के लोगों में संविधान के लिए जज्बा है। प्रियंका ने कहा कि आज पूरा देश कांग्रेस की ओर देख रहा है। यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नफरत और बांटने वाली राजनीति से देश का नुकसान होता है, इसलिए हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए जिस पर देश की नींव पड़ी थी। भारत यात्रियों ने हमें दिखाया, एक रास्ता दिखाया है, प्रेम का रास्ता, एकता का रास्ता, सबको एक साथ लेकर चलने का रास्ता। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के दौरान राहुल और प्रियंका मस्ती करते हुए भी दिखाई दिए। दोनों के एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
खुद राहुल ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें वो अपनी बहन प्रियंका के साथ हल्के फुल्के मूड में दिखाई दिए। वीडियो में राहुल और प्रियंका श्रीनगर में बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। इस दौरान दोनों एक दूसरे पर स्नोबॉल फेंकते दिखे। वीडियो में दिखा कि पहले राहुल ने चुपके से प्रियंका पर बर्फ का गोला फेंका। इसके बाद प्रियंका भी पीछे नहीं रही, उन्होंने राहुल का हाथ पकड़कर उनके सिर पर स्नोबॉल फेंकी। अब भाई बहन की जोड़ी की स्नोबॉल फाइट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वहीं बीजेपी ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को फ्लॉप बताया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यात्रा राहुल को स्थापित करने के उद्देश्य में असफल साबित हुई। उन्होंने राहुल के बीजेपी नेताओं को कश्मीर जाने की चुनौती देने पर भी पलटवार किया। ये वही कश्मीर है जहां स्वतंत्र भारत में एक ऐसा समय आया जब 10 वर्ष तक 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी राज्यपाल भी झंडा नहीं फहरा सकते थे। 1988 से 1998 जिस दौर में हमारी पार्टी ने, जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी युवा नेता के रूप में उस यात्रा के संयोजक थे। इसी श्रीनगर के लाल चौक पे जाके 26 जनवरी 1992 को झंडा फहराया था। दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले विमानों में से एक बोइंग 747 का निर्माण बंद कर दिया गया है। इस प्लेन को बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग ने जानकारी दी है कि 31 जनवरी को आखिरी बोइंग 747 की डिलीवरी की जाएगी और इसके बाद नया बोइंग 747 नहीं बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बोइंग ने कुल 747 मॉडल के कुल 1574 प्लेन बनाए हैं और आखिरी बोइंग 747 की डिलीवरी अमेरिकी एयरलाइंस एटलस एयर को की जाएगी। अपने बड़े और चौड़े साइज की वजह से बोइंग 747 को जंबो जेट और आसमान की रानी के नाम से भी जाना जाता है। बोइंग के महान इंजीनियर युआन ट्रिपेग और उनकी टीम ने 28 महीनों की मेहनत के बाद 747 को तैयार किया था। बोइंग के पहले 747 मॉडल ने 9 फरवरी 1969 को उड़ान भरी थी और करीब 53 साल तक आसमान में राज करने के बाद कंपनी ने इसका निर्माण बंद कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े प्लेन में शुमार बोइंग 747 का इस्तेमाल अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं और उस विमान को एयरफोर्स 1 के नाम से जाना जाता है। बोइंग 747 एक डबल डेकर प्लेन है और इसमें 300 से 600 लोगों के बैठने की जगह होती है, जिसे जरूरत के मुताबिक घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। बोइंग के मुताबिक अब भी 747 मॉडल के 300 से ज्यादा प्लेन्स दुनिया की अलग अलग एयरलाइंस इस्तेमाल कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर खालिस्तान समर्थकों की गुंडागर्दी सामने आई। मेलबर्न में हाथों में तिरंगा लेकर जा रहे भारतीयों पर खालिस्तानियों ने हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिखा कि भारतीय मेलबर्न में तिरंगा रैली निकाल रहे थे। वे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी वहां खड़े खालिस्तानी समर्थक लाठी डंडा लेकर पहुंचे और उनसे मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान खालिस्तानी समर्थक हाथों में बड़े बड़े डंडे लेकर आए थे और भारतीयों को बुरी तरह पीटा। अचानक हुए इस हमले से वहां भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए। खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगे झंडे का भी अपमान किया, क्योंकि खालिस्तानी समर्थक तलवार से हमला कर रहे थे, इसलिए पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी। क्योंकि उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए पुलिस भी बेबस दिखी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीयों पर हुए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खालिस्तानियों के खिलाफ देश में गुस्सा है और लोग ऑस्ट्रेलिया सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी ऑस्ट्रेलिया सरकार से खालिस्तानियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस हमले के बाद विक्टोरिया पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने भारतीयों पर हमला करने के आरोप में 2 खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों खालिस्तानी समर्थकों को उनके दंगाई व्यवहार के लिए पेनल्टी नोटिस भी जारी किया है। वहीं दक्षिण चीन में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दक्षिण चीन के शिनजियांग शहर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई। फिलहाल भूकंप के कारण किसी जान माल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंपेन शुरू कर दिया है। बीते दिन रूस यूक्रेन युद्ध और अफगानिस्तान के हालातों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधा। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन के फैसलों ने अमेरिका को बर्बादी के रास्ते पर डाल दिया है।
दक्षिण कोरिया ने कोरोना नियमों में बड़ी ढील देते हुए सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। हालांकि ढील के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अस्पतालों में मास्क पहनना जरूरी होगा। पेरू में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन में एक और शख्स की मौत हो गई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए टकराव में अब तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरकार को घेरने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने उपचुनाव में सभी 33 संसदीय सीटों पर खुद प्रत्याशी के तौर पर उतरने का फैसला किया, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। तहरीक-ए-इंसाफ ने इन इंतखाबात में जो 33 हल्के जो अभी जिनको डी नोटिफाई किया है और जिनका शेड्यूल जारी किया है, उन इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है, नंबर 1। नंबर 2, उन तमाम हलकों में हमारे उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब होंगे। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने घोषणा की कि नेशनल असेंबली की 33 सीटों पर उपचुनाव 16 मार्च को होगा। निचले सदन की 33 सीटों में से 12 पंजाब प्रांत में है, 8 खैबर पख्तूनख्वा में, 3 इस्लामाबाद में, 9 सिंध और 1 बलूचिस्तान में है। हालांकि 9 पार्टियों वाले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने कहा है कि वो उपचुनावों में हिस्सा नहीं ले सकता और अगर पीडीएम अपने फैसले पर अड़ा रहा तो इमरान की पार्टी बिना किसी समस्या के सभी सीटों पर कब्जा कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी ने लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पीटीआई ने अदालत से पंजाब विधानसभा भंग होने के बाद जितनी जल्दी हो सके आम चुनाव की तारीख की घोषणा करने का निर्देश देने की मांग की, जिसके बाद लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान चुनाव आयोग और पंजाब के राज्यपाल बालिगुर रहमान को नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि 90 दिनों के अंदर पंजाब में चुनाव हो जाने चाहिए क्योंकि असेंबली भंग हो चुकी है, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और इस बाबत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फटकार लगाई। माना जा रहा है कि अगर मौजूदा वक्त में चुनाव होते हैं तो पंजाब में इमरान की धुर विरोधी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को तगड़ा झटका लगेगा। कयास तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि 2018 में 164 सीटें हासिल करने वाली पीएमएलएन को इस बार 100 से भी कम सीटें मिलेंगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको याद किया और उनके समाधि स्थल राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने पहले तो बापू की समाधि पर फूल चढ़ाए और फिर हाथ जोड़कर उनको नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की समाधि स्थल की परिक्रमा भी की और देश को आजादी दिलाने में उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और ट्वीट करते हुए लिखा, मैं बापू को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं और उनके गहन विचारों को याद करता हूं। मैं उन सभी लोगों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जो हमारे राष्ट्र की सेवा में शहीद हुए हैं। उनके बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जाएगा और हम भारत को विकसित करने के लिए हमारे संकल्प को मजबूत करते रहेंगे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर सुबह से ही राजघाट में भीड़ उमड़ी। इस दौरान पक्ष विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हुई। बापू की शहादत को नमन करने राष्ट्रपति सुबह राजघाट पहुंची और उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बापू की पुण्यतिथि के मौके पर राजघाट में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर बिखरी बर्फ ने कश्मीर को उसकी जन्नत जैसी खूबसूरती लौटा दी है। सैलानी बर्फ से ढकी वादियों को देखकर मगन है तो स्थानीय लोग टूरिज्म से होने वाली कमाई से निहाल हैं। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और तापमान 0 से नीचे चला गया है। इस वक्त भद्रवाह किश्तवाड़ के शहर कस्बे बर्फ की जद में है। घाटी के लिए ये बर्फ किसी तोहफे से कम नहीं है, जिसका सैलानियों की आमद पर भी अच्छा असर पड़ा है। हालांकि भारी बर्फ ने लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल कर दिया है। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में लोगों से कंट्रोल रूम्स के संपर्क में रहने और गैर जरूरी यात्रा न करने की अपील की गई है।
जहाँ भी हमारे को कंप्लेंट्स आती हैं हमारा कंट्रोल रूम रेडी है। हम लोगों ने पब्लिक को भी वार्निंग्स दी हुई है कि जो हमारे स्नो बाउंड एरियाज़ हैं, एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं, वहाँ पे ना जाएं जब तक कि वो बर्फबारी हो रही है। पुंछ, कुलगाम और बारामुल्ला में भी जबरदस्त बर्फ गिरी है। कुलगाम में सड़कों पर इतनी बर्फ जमा हो गई है कि रास्ते का अंदाजा लगाना तक मुश्किल हो गया। बारामुल्ला में भी बर्फबारी के बाद बागान सफेद हो गए, मैदानों की जगह बर्फ की परत बिछ गई और घरों की छतें भी सफेद रंग में तब्दील हो गई। श्रीनगर में भी आज सुबह से ही बर्फ गिरना शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरे शहर पर मानो बर्फ का कब्जा हो गया। ऐसी एक तस्वीर नहीं बल्कि कश्मीर में चेनाब घाटी के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त बर्फ का पहरा लगा है। वहीं जम्मू के रामबन से बर्फबारी के बीच डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां अचानक पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर्स टूटकर सड़क पर गिरने लगे। बताया गया कि रामबन के बनिहाल में लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से चट्टान खिसकी और बेहद ऊंचाई से बोल्डर गिरते हुए दिखाई दिए। पत्थरों के साथ मलबा भी गिरा और नेशनल हाईवे 44 आवाजाही के लिए बंद हो गया। सड़कों पर फिसलन बढ़ गई और सैकड़ों वाहन वहां फंस गए। मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को बिना जानकारी के नेशनल हाईवे 44 पर यात्रा न करने की हिदायत दी है। बनिहाल बारामुल्ला के बीच भारी बर्फबारी की वजह से ट्रेन भी रोकनी पड़ी। रेलवे ट्रैक्स पर बर्फ जमी हुई दिखाई दी। रेलवे के मुताबिक जब तक ट्रैक से बर्फ हटाने का काम पूरा नहीं हो जाता, श्रीनगर जाने वाली ट्रेन सर्विस बंद रहेगी। इसी के साथ जवाहर टनल, बनिहाल काजीकुंड टनल और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बर्फ गिरी है। कश्मीर के तंगमर्ग और गुलमर्ग भी एक बार फिर बर्फबारी के बाद गुलजार नजर आए। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरती में भी चार चांद लगा दिए हैं। चारों धाम बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। बद्रीनाथ धाम से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। वहां मंदिर पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ दिखाई दिया। मंदिर के पीछे नर और नारायण पर्वत पर चोटी से लेकर घाटी तक बर्फ की चादर बिछी हुई है। कुदरत के इस सफेद आंचल के बीच बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार और भी ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ रहा है। मंदिर से लेकर आसपास की हर इमारत पर बर्फ का ही कब्जा दिखा। वहीं केदारनाथ धाम में भी हर तरफ बर्फ की मखमली कालीन बिछी हुई है। मंदिर परिसर को लेकर आसपास की पहाड़ियां, इमारतें और रास्ते सब कुछ दूधिया हो गया है। मानो सफेद बर्फ से बाबा केदार का रुद्राभिषेक करने खुद प्रकृति नीचे उतर आई हो। केदार घाटी के अलावा रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में खूब बर्फबारी हुई है। उत्तर काशी में यमुनोत्री गंगोत्री धाम और आसपास के इलाके बर्फ से ढके हुए हैं। गंगोत्री धाम से जो तस्वीरें आई उनमें वहां के मौजूदा हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। गंगोत्री मंदिर ऐसा दिख रहा था जैसे बर्फ से ही बनाया गया है। बर्फबारी के बाद उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी से कई जगहों पर हालात बिगड़ गए। इसकी एक तस्वीर चमोली से सामने आई, जहां मलारी गांव के पास अचानक एवलांच आ गया और देखते ही देखते पूरी वादी पहाड़ों से लुढ़कती बर्फ से ढक गई। सामने देखो। चमोली में कुंती भंडार से ग्लेशियर टूटने के बाद वहां से जो तस्वीरें आई वो डराने वाली थी। पहाड़ की चोटी से बर्फीला तूफान तेज रफ्तार के साथ नीचे आता हुआ दिखाई दिया। पहाड़ से उतरे बर्फीले तूफान ने कुछ ही सेकंड में सब कुछ अपनी गिरफ्त में ले लिया और आंखों के सामने सिर्फ बर्फ रह गई। उत्तर काशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी कल रात से ही बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से सुबह तक सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। रास्ते बहाल करने के लिए बीआरओ और स्थानीय प्रशासन ने मशीनों के जरिए बर्फ हटाने का काम शुरू किया। नेशनल हाईवे के साथ साथ कई लिंक रोड भी बर्फबारी की वजह से बंद हो गए, जबकि बिजली की लाइन भी बर्फबारी की चपेट में आ गई, जिनकी वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप हो गई। वहीं हिमाचल के पहाड़ों की तस्वीर भी आज कश्मीर और उत्तराखंड जैसी ही दिखाई दी। शिमला और नारकंडा में इतनी जबरदस्त बर्फबारी हुई कि विजिबिलिटी ना के बराबर रह गई और आसमान से लेकर जमीन तक सब कुछ सफेद हो गया। शिमला के मंडोल की तस्वीरों में पेड़, पहाड़, घर, मकान सब बर्फ से ढके हुए नजर आए। बिजली की लाइन से लेकर पेड़ों की डालियों तक बर्फ जमी हुई थी। सीढ़ीनुमा खेत भी अब बर्फ की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हर जगह ताजा बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हो गए। नारकंडा की तस्वीर देखकर लगा कि जैसे कोई बर्फीला तूफान आ गया हो।
बर्फबारी के साथ साथ तेज हवाएं चल रही थी और हर तरफ सन्नाटा पसर गया। भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जबकि निचले इलाकों में बारिश का अनुमान जताया गया था। तमाम विवादों और बॉयकॉट की अपीलों के बावजूद शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए रिकॉर्ड बना रही है। आंकड़ों के मुताबिक पहले 5 दिन में पठान ने 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसमें देश और विदेश की कमाई के आंकड़े शामिल हैं। इसके साथ ही शाहरुख खान की इस फिल्म में 5 दिनों में कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। फिल्म की कमाई के आंकड़ों के मुताबिक पठान ने पहले दिन 57 करोड़ से ओपनिंग की थी, दूसरे दिन इसने 70 करोड़ रुपए कमाए, तीसरे दिन 39 करोड़, चौथे दिन 53 करोड़ और 5वें दिन 65 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इस आंकड़े में विदेशों से होने वाली कमाई को जोड़कर दावा किया जा रहा है कि इसने 5 दिनों में 550 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। KGF 2 और बाहुबली 2 को पीछे छोड़ सबसे तेजी से 200 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड भी पठान ने अपने नाम दर्ज कर लिया है। वहीं इंदौर जिला कोर्ट में एक महिला को प्रतिबंधित संगठन PFI के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया। बताया गया कि ये महिला फिल्म पठान का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों की सुनवाई का वीडियो बना रही थी। लेकिन कोर्ट में मौजूद कुछ वकीलों ने महिला को वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए देख लिया। पहले तो महिला ने वकीलों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारे राज खोल दिए। हमें शंका हुई, हमने उसका ID कार्ड वगैरह चेक करा जिसमें प्रथम दृष्टया तो फर्जी ही दिखा। महिला ने पुलिस को बताया कि वो अपनी सीनियर वकील के कहने पर अक्सर कोर्ट में हिंदू मुस्लिम विवाद से जुड़े मामलों की रिकॉर्डिंग करती है। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि महिला PFI के लिए काम करती है और उन्हीं को ये वीडियो भेजती है। पूरे देश की स्थिति को दंगे में झोंकने की योजना रखती है। सरकार से हमारी मांग है कि तुरंत इस विषय को संज्ञान में ले और इस सोनू मंसूरी नामक लड़की इसकी पूरी तहकीकात करे। और क्योंकि मामला कोर्ट और देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने वीडियो बनाने वाली सोनू मंसूरी नाम की इस महिला को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पुलिस आरोपी महिला को कोर्ट से थाने ले गई, जहां उस पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने महिला के पास से करीब 1,26,000 रुपए भी बरामद किए हैं। कुछ वकीलों का VHP विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि PFI को भेजने वाले थे, तो कोई ऐसा कोई एक लिंक पता चला? जैसा मैंने बताया है, हम लोगों ने इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है और पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी सोनू मंसूरी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। क्योंकि मामला PFI से जुड़ा है, इसलिए पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस की टीम भी जांच में जुट गई है। ये आग लगाने वाली जो मानसिकता है, इसको ही हम इस तरह से तहस नहस कर देंगे कि कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर नजीर बन जाएगी। नेपाल से आए शालिग्राम को अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में भगवान राम और सीता माता की मूर्ति को पवित्र शालिग्राम पर उकेरा जाएगा। ऐसे में नेपाल की बड़ी गंडक नदी से निकाली गई शालिग्राम शिलाखंड को बिहार के रास्ते से अयोध्या लाया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते हिमाचल के पावंटा साहिब में जबरदस्त भूस्खलन हुआ। नेशनल हाईवे पर अचानक पत्थर गिरने से एक ट्रेन भी मलबे में दब गई। हालांकि इसमें किसी को चोट नहीं आई। नासिक के देवलाली फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने सालाना युद्धाभ्यास एक्सरसाइज तोपची का आयोजन किया। इस युद्धाभ्यास में सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट ने अपनी तोपों, रॉकेट सिस्टम और टैंक्स की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। ग्वालियर व्यापार मेले में एक कंबल की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास की 2 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। इससे पहले बीजेपी ने कहा था कि अब किसी भी सूरत में बिहार में नीतीश की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा, जिसके जवाब में नीतीश कुमार ने भी बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि उन्हें मौत कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है। सबको याद रखना, तिल अगर भुलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। नीतीश कुमार की नाराजगी यही नहीं थमी। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी बदल गई है, ये अटल आडवाणी वाली बीजेपी नहीं रही। इस बार जो है हम ही को हरवा के हमारा ही वोट लेके जीत गए। अब आजकल बोल रहे हैं तो अटल जी का जो भी था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना।
नीतीश कुमार ने इशारों में बीजेपी पर आरजेडी नेता लालू यादव को फंसाने का भी आरोप लगाया। दरअसल बिहार में हुई बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये तय हुआ कि पार्टी बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और किसी भी सूरत में नीतीश कुमार से गठबंधन नहीं होगा। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने तो नीतीश कुमार को बोझ बता दिया। वचन देने के बाद धोखा भी दे सकते हैं, किसी भी कीमत और मिट्टी में मिल जाएंगे, लालू के साथ नहीं जाएंगे। और जब लालू के साथ गए तो मिट्टी में मिल जाएंगे, आरएसएस से हाथ नहीं मिलाएंगे। इससे पहले बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा था कि बिहार में पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। नीतीश कुमार जी को अब भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं लेने जा रही। देश की निचली अदालतों ने 2022 में गुनहगारों को फांसी की सजा देने के मामले में बीते 22 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2022 में देश में फांसी की सजा वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में देश की अलग अलग निचली अदालतों ने 165 गुनहगारों को मौत की सजा सुनाई है। इस रिपोर्ट में हैरान करने वाली बात यह है कि फांसी की सजा पाने वाला हर तीसरा गुनहगार यौन अपराधों से जुड़ा हुआ था। फरवरी 2022 में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में अहमदाबाद की कोर्ट ने सबसे ज्यादा 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। वहीं फांसी की सजा देने के मामले में पहले नंबर पर गुजरात है, जहां की निचली अदालतों ने 2022 में 51 दोषियों को फांसी की सजा दी। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की अदालतें हैं, जिन्होंने 2022 में 32 गुनहगारों के लिए सजाए मौत का फरमान जारी किया। तीसरा नंबर झारखंड का है, जहां की अदालतों ने 2022 में 17 दोषियों के लिए फांसी की सजा मुकर्रर की। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले साल 2000 में निचली अदालतों ने 165 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। आंकड़ों के मुताबिक आज की तारीख में देश की अलग अलग जेलों में कुल 539 कैदी हैं, जिनको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। न्यूजीलैंड में भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ ने कई शहरों में जमकर तबाही मचा रखी है। सबसे बुरा हाल ऑकलैंड का है। बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। क्योंकि न्यूजीलैंड में बाढ़ से हुई बर्बादी की जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहलाने वाली हैं। बारिश के बाद उफनती नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया, जिनकी वजह से कई इलाकों में हालात बेकाबू हो गए। इन तस्वीरों को देखकर नुकसान का जायजा आसानी से लगाया जा सकता है। लग्जरी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं और घरों में पानी भर गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग घायल हुए हैं। ऑकलैंड में मची तबाही का जायजा लेने न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस पहुंचे। पीएम का पद संभालते ही उनके सामने बाढ़ बड़ी चुनौती बनकर आई है। यही वजह है कि वो खुद रेस्क्यू टीम के साथ राहत और बचाव के काम में जुटे दिखाई दिए। हालांकि कई इलाकों में बाढ़ का पानी अब घटने लगा है, लेकिन बाढ़ के पानी ने जाते जाते भी लोगों के मकानों का हाल बेहाल कर दिया। पानी कम होने के बाद अपने घरों का हाल देखने पहुंचे लोग बर्बादी देख हैरान रह गए। कई मकान टूट गए तो कई मकानों में पानी ने परेशानी बढ़ा दी। दर्जनों लोग इस बाढ़ की वजह से रातों रात बेघर हो गए। बाढ़ का पानी भले ही सूख रहा है, लेकिन जमीन में अब भी नमी बनी हुई है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार है। स्थानीय मौसम विभाग की माने तो अभी हालात सामान्य से कोसों दूर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में फिर बारिश हो सकती है, जिसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी। और यहाँ कल से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में 27 राजनीतिक दलों के 37 नेता पहुंचे। हालांकि कांग्रेस का कोई नेता इसमें शामिल नहीं हुआ। हिमाचल के मंडी शहर में गुब्बारे के साथ पाकिस्तानी नोट बरामद किया गया। पुलिस ने नोट और गुब्बारे को जब्त करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। मुंबई के सायन कोलीवाड़ा इलाके में एक हाई राइज बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग 7वीं मंजिल के एक फ्लैट में लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। पश्चिमी देशों की यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद से बौखलाए रूस ने एक बार फिर उसके प्रमुख शहरों को निशाना बनाया। इस बार रूस ने खेरसों, खार्किव और लुहांस्क पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। जबकि खेरसोन में तो रूसी सेना ने एक अस्पताल पर भी बारूद बरसाया, जिससे अस्पताल की इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। दीवारें ढह गई, छत टूट गई, दरवाजे खिड़कियां टूट गए और अस्पताल का सारा सामान बर्बाद हो गया।
जानकारी के मुताबिक खेरसौं पर हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक महिला भी शामिल है, जबकि 6 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। यही नहीं, शहर की कई इमारतों को तगड़ा नुकसान पहुंचा। रिहायशी इमारतों की बुनियाद हिल गई और लोगों के घरों में रखा सामान बर्बाद हो गया, जबकि सड़क पर इमारतों का मलबा और खून नजर आया। पुतिन की रेड आर्मी के हमलों से खेरसौन में भारी तबाही मची, लेकिन रूसी प्रशासन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने बौखलाहट में लुहांस्क स्थित एक अस्पताल को निशाना बनाया। यही नहीं, रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने अमेरिकी हिमार्स रॉकेट लॉन्च सिस्टम से इस हमले को अंजाम दिया, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई और अस्पताल में मौजूद 24 मरीज गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कथित यूक्रेनी हमले के बाद पूरा का पूरा अस्पताल जमींदोज हो गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया ताकि अगर कोई मलबे में दबा हो तो उसे बाहर निकाला जा सके। दरअसल लुहांस्क के जिस नोवायदा शहर के अस्पताल को निशाना बनाया गया, वो शहर फिलहाल रूस के कब्जे में है। यही नहीं, रूस ने दावा किया है कि उसकी सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ब्लाहोदात्रे गांव पर भी कब्जा कर लिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैकड़ों लोग सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। बताया गया कि ये लोग टायरी निकोलस नाम के अश्वेत युवक की गिरफ्तारी का वीडियो जारी होने के बाद पुलिस का विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि पुलिस की पिटाई से टायरी निकोलस बुरी तरह घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी, जिसके विरोध में अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। लॉस एंजलिस में लोग सड़कों पर पुलिस के बीच प्रदर्शन करते दिखाई दिए। पूरा इलाका जैसे किसी छावनी में तब्दील हो गया। सड़कों पर पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां भी खड़ी थी। लॉस एंजलिस के साथ साथ कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में भी सैकड़ों लोग विरोध जताने के लिए इकट्ठा हुए। हाथों में पोस्टर लगे थे और लोग नो जस्टिस नो पीस के नारे लगा रहे थे। लोगों की गुस्साई भीड़ ये भी चिल्ला रही थी कि अश्वेत लोग इनके लिए एक खेल है, मजाक है। ये लोग टायरी निकोलस की गिरफ्तारी के वीडियो जारी होने के बाद से पुलिस का विरोध कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अमेरिका के मेम्फिस में पुलिस ने 7 जनवरी को अश्वेत युवक टायरी निकोलस को गिरफ्तार किया था और 3 हफ्ते बाद उसकी गिरफ्तारी के वीडियोस पुलिस ने जारी किए, जिनमें दिखाई दिया कि पुलिस ने टायरी निकोलस को पहले गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला और फिर उसके साथ मारपीट की। दावा ये भी किया जा रहा है कि पुलिस ने टेजर गन से उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए। टायरी निकोलस बर्बरता झेलते हुए पुलिस के आगे गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बर्बर सुरक्षाकर्मी उसे पीटते रहे। बुरी तरह से घायल टायरी की 3 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोप था कि टायरी निकोलस खतरनाक ढंग से गाड़ी चला रहा था। टायरी के परिवार ने इस हिंसा की वजह रंगभेद को बताया है। वहीं मेम्फिस पुलिस ने टायरी निकोलस को टॉर्चर करने वाले स्कॉर्पियन यूनिट के 5 पुलिस वालों को बर्खास्त कर दिया है और उन पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया है।